हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ शिखा। हेल्थ लाइव में आज हम बात करेंगे लंग कैंसर पर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू लंग कैंसर तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अभी कॉल करें और अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर देवव्रत आर्या, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। तो तुरंत कॉल करें और देर ना करें, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानें। सबसे पहले वेलकम टू द शो। नमस्कार डॉक्टर साहब, लंग कैंसर के बारे में आपसे जानूंगी, तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को यही बताएं कि व्हाट इज लंग कैंसर, किस तरीके से वो उसको जान सकते हैं। लंग कैंसर एक बीमारी है जिसमें लंग के सेल्स जो हैं, जो कोशिकाएं हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लग जाते हैं। तो जब इनकी ग्रोथ बढ़ती है ये एक ट्यूमरस मास क्रिएट कर देते हैं। इस अनकंट्रोल ग्रोथ को हम लंग कैंसर कहते हैं जी। और ये एक बढ़ती हुई तकलीफ है, बढ़ती हुई परेशानी है हिंदुस्तान में। तो जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग कितने % चांसेस इसके बढ़ रहे हैं? करंट स्टेटस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम एक दो या तीन चीज़ें जो मेरे ख्याल में अभी आ रही हैं। नंबर एक कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें, विदेशी पश्चिमी राष्ट्रों से, तो हमारा इंसिडेंस लंग कैंसर का अभी भी काफ़ी कम है जी। पर अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो कुछ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम से जो आंकड़े हमारे पास हैं वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि करीब 1 लाख की आबादी में करीब 10 से 15 लंग कैंसर के मरीज पाए जा रहे हैं जी। जो सबसे खास बात यह है कि अगर आप पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान इस कैंसर की जो इंसिडेंस है उसमें करीब करीब दुगना इंसिडेंस हो गया, यानी डबल हो गया। तो लंग कैंसर हालांकि अभी भी कम है पर बढ़ रहा है और ऐसा अंदाज़ा है आंकड़ों के हिसाब से कि करीब हमारे पास 60 से 65 हज़ार नए लंग कैंसर के मरीज हर साल हमारे देश में पाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ रही है तो डिजीज भी, प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। हाँ, आई थिंक डायग्नोसिस बढ़ रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ जागरूक हो रहे हैं जी। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स हेल्थ चेकअप करके नए केसेस को पकड़ भी रहे हैं और हो सकता है कि शायद वाकई कुछ इंसिडेंट्स भी बढ़ रहा हो। जी, तो चलिए फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, जानते हैं उनकी प्रॉब्लम। हेलो हेलो। हाँ जी, बताएं नीलम जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ, मेरे लंग्स में एक गांठ है जी। तो वो गांठ की हमने बायोप्सी भी करवाई है। जी। हेलो जी जी, बताएं। हाँ, उस गांठ की हमने बायोप्सी भी करवाई है लेकिन बायोप्सी में तो कुछ आया नहीं जी। डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं है जी। लेकिन मेरे को गांठ है और उसमें जो है जब मैं लेटती हूँ तो मुझे खांसी होती है और बलगम जो है मेरे गले में भरी रहती है। जी, कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर आप इनसे? आपको एक गांठ कितने टाइम से है? ये गांठ मेरे को बुखार हुआ था तो उससे डॉक्टर ने डायग्नोज किया था कि भी चेस्ट का एक्सरे करवाओ। तो एक्सरे में छोटी सी गांठ आई थी तो फिर उन्होंने बोला सीटी स्कैन करवाओ। सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई हमने करवाया तो उसमें वो नजर आ रही है गांठ। जी जी। और ये कितना समय हो गया इस गांठ को पकड़े हुए? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। उसके बाद पहली बार जब आपने सीटी स्कैन कराया तो उसके बाद क्या कोई दूसरी जांच हुई है उसके बाद में? उसके बाद मुझे डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी, कुछ 15 दिन का कोर्स था जी, जिससे वो मुझे पेन नहीं हुआ। पहले पेन होता था जी, लेकिन उसके बाद मुझे अभी तक कोई पेन नहीं हुआ। 1 साल हो गया जी, जी। लेकिन वो गांठ जो है उसके लिए मैं थोड़ा वरी रहती हूँ कि भाई वो गांठ है, अंदर है तो सही ना वो गांठ। जी जी जी, क्या सजेस्ट करेंगे जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर इनके सवाल के बारे में हम बात करें तो इसका उत्तर तो मैं यही दूंगा कि अगर बायोप्सी हुई है और उसमें कोई लंग कैंसर के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि लंग कैंसर को हमने रूल आउट कर लिया जी। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे केसेस में हम कोशिश ये करते हैं कि हम करीब 6 महीने से साल भर बाद एक इमेजिंग रिपीट करते हैं। इमेजिंग एक सिंपल एक्सरे भी हो सकता है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि वाकई गांठ उसी साइज की है जिस साइज की पहले थी और अगर इस साइज में कोई ज़्यादा खास वेरिएशन ना हुआ हो, ना बदलाव हुआ हो तो फिर ये गांठ वाकई एक नॉन कैंसरस गांठ की तरह ही बिहेव कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है और ये कैंसर के हिसाब से कोई परेशानी का कारण नहीं है। दूसरा जो एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि सारे जो ट्यूमर्स लंग में देखे जाते हैं ज़रूरी नहीं कैंसरस हो जी। तो कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको हम साइंटिफिकली कहते हैं बिनाइन, नॉन कैंसरस। ये ऐसी गांठें हैं जो कि डेवलपमेंटल ग्रोथ की वजह से
या रिपेयर, एबनॉर्मल रिपेयर की वजह से बन जाती हैं। ये कैंसर की तरह ना ही बर्ताव करती हैं, नहीं इस वजह से पेशेंट के जीवन काल पे कोई असर पड़ता है जी। तो बिनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं जो कुछ एक कभी कभी सिम्टम्स भी देते हैं, जैसे कि खांसी, कभी ओकेजनली अगर कुछ स्पेशल सिचुएशन हो तो कभी दर्द भी। बट सारे ट्यूमर्स और सारी गांठें लंग कैंसर हो ऐसा जरूरी नहीं जी। तो किस तरह का ट्रीटमेंट आगे फॉलो करना चाहिए इन कंडीशन में? मैं इन्हें मैं ऐसी सिचुएशन में हम यूजुअली एक बार तो सबसे पहले बायोप्सी करके कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई ये कैंसरस है कि बिनाइन है जी। दूसरा, हम इस तरीके के पेशेंट में खासतौर में जहाँ पे सिम्टम्स कंटिन्यूड हैं, हम करीब 6 से 8 महीने के अंतराल पे एक इमेजिंग रिपीट कर लेते हैं, चाहे वो एक्सरे हो चाहे सीटी स्कैन हो, और उस हिसाब से हम ये इस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि उनकी ग्रोथ क्या वाकई उसी तरीके की है जो कि नॉन कैंसरस गांठ की है, मतलब कि कोई ग्रोथ नहीं है, या कि इनकी ग्रोथ बढ़ रही है जहाँ पे हमें शायद और कोई दूसरा टेस्ट सजेस्ट करना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं उनका सवाल। जी। हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर, चलिए लंग कैंसर पर आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आज, तो आपसे जानना चाहूंगी मेन रीजन क्या है इस प्रॉब्लम के बढ़ने का? देखिए, आई थिंक जो सबसे बड़ा कारण है वो हम लोग सब जानते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। जी। हमारे देश में बहुत अलग प्रकार से स्मोकिंग प्रचलित है। शहरों में सिगरेट स्मोक, थोड़े रूरल एरियाज में बीड़ी, हुक्का और इस तरीके के अलग अलग चीज़ें। स्मोकिंग और कैंसर का लिंक बियॉन्ड डाउट प्रूवन है। हमारे पास करीब 50 से 60 वर्षों के एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्मोकिंग कैंसर का और लंग कैंसर का कारण है। अगर आप लंग कैंसर के सभी मरीजों को देखें, चाहे उसमें महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो पश्चिमी देशों से हो, चाहे वो एशियन रीजन से हो, चाहे अफ्रीकन रीजन से हो, तो करीब 80 से 85% लोग जिनको लंग कैंसर है उसमें स्मोकिंग ही कारण पकड़ में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपने श्रोताओं को और अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि हम लोग को ये लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर होता है, जबकि हमारे पास रिसर्च के बाद ऐसे रिजल्ट्स हैं कि स्मोकिंग के से न केवल लंग कैंसर किंतु 18 अन्य कैंसरों का रिस्क बढ़ जाता है। 18 कैंसर जिसमें मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, लैरिंग्स जो कि वोकल बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, उसके कैंसर, ईसोफेगस यानी फूड पाइप के कैंसर, स्टमक के कैंसर, लिवर के कैंसर, पैंक्रियास, किडनी, ब्लैडर, यानी अनगिनत कैंसर हैं। करीब 19 कैंसर प्रूवन है जो कि ये लंग कैंसर और दूसरे कैंसर स्मोकिंग कर देती है। चलिए फिलहाल आपको मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं उनकी भी प्रॉब्लम। हेलो, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मुझे ना जैसे 20-25 दिन हो जाते हैं, बलगम आता है। जी जी, बताएं। जैसे स्मेल कहीं भी। हेलो जी जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। आपने टीवी का वॉल्यूम प्रेम जी आप बंद कर दीजिए। और जैसे कोई स्मेल आती है तो तब भी रेसा रेसा आता है। जी, और भी कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? जी, तो इनकी कफ की बेसिकली प्रॉब्लम है, तो किसी तरीके से ये कैंसर से कोई लिंक हो सकता है इसका? देखिए, कोई भी ऐसा कफ, खासतौर से कोई ऐसी खांसी जिसमें बलगम बन रहा है जी, कोई भी ऐसी खांसी जो 10 से 15 दिन से ज़्यादा लास्ट करे, इसके पीछे एक सीरियस कारण हो सकता है। ये कैंसर भी हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में ये कैंसर ना होके कोई ना कोई दूसरी ऐसी तकलीफ होती है जिसको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी। तो सवाल बहुत अच्छा था, और पॉइंट जो मैं रेज कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को या महिला को 10 से 14 दिन से ज़्यादा अगर कोई खांसी है और बलगम बन रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टरी जांच करवाएं। जी। दूसरा, ऐसी सिचुएशन में कैंसर के अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे देश में टीबी एक अभी भी बहुत बड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जी, और काफ़ी लोगों को टीबी की शिकायत रहती है। तो ऐसी कोई दिक्कत जहाँ पे ये खांसी और बलगम हो, साथ में भूख कम लगना, वजन कम होना, तो ये एक ट्रिगर होना चाहिए कि आप अपनी डॉक्टरी जांच कराएं। ऐसे केसेस में ज़्यादातर डॉक्टर एक फिजिकल चेकअप करते हैं जिसमें वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह को एग्जामिन करते हैं, थ्रोट को एग्जामिन करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो एक्सरे या सीटी स्कैन जैसे दूसरी आधुनिक इन्वेस्टिगेशंस भी एडवाइस करते हैं।
और जो विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक साधारण इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गले का, या थोड़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या लंग इन्फेक्शन या न्यूमोनिया, या कुछ एक रेयर केस में लंग कैंसर, इसको पकड़ने में मदद कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस इनके लिए यही रहेगी कि आप तुरंत अपनी डॉक्टरी जांच कराइए, एक डॉक्टर से संपर्क करें और घबराइए मत। ज़्यादातर केसेस में कैंसर का लक्षण नहीं होता है और ज़्यादातर केसेस में कैंसर के अलावा कोई दूसरी तकलीफ अगर ना आती है। तो डेफिनेटली अगर कफ की प्रॉब्लम है या फिर अगर किसी को भूख कम लग रही है या वेट लॉस हो रहा है तो इन सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, हाँ बल्कि तुरंत हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से, जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, सवाल पूछें अपना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, रवि बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बताएं रवि जी। मेरा नवंबर में ऑपरेशन हुआ था जी। मेरा नवंबर में ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में रेडियोथेरेपी मेरी फरवरी में खत्म हुई। तो उसके बाद में मेरे को मुंह में बहुत मिस्टेक लगती रहती हैं। जीभ के नीचे मेरा कैंसर था। जी। हेलो, जीभ के नीचे मेरा कैंसर था। जी, तो अभी आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, जानना क्या चाहते हैं अभी? ये बहुत परेशानी है मेरे को। जी, जितना इनके सवाल से समझ आ रहा है कि इनको जीभ के नीचे कैंसर था जिसका ऑपरेशन ये करा चुके हैं, रेडियोथेरेपी भी करा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनकी खत्म नहीं हुई है। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, जीभ के कैंसर का इलाज, जो स्टैंडर्ड इलाज है, वो सबसे पहले अगर हो सके तो ऑपरेशन, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी खत्म होने के बाद अगर जीभ के रिलेशन में कोई दिक्कत है तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण है, हालांकि मैं ये जान नहीं पाया कि इनकी रेडिएशन कब खत्म हुई। सबसे पहला जो कारण हो सकता है कि हो सकता है इनका रेडिएशन अभी हाल ही में खत्म हुआ हो और ये अभी भी रेडिएशन के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, जिसमें कि मुंह में और जीभ के आसपास छाले होना, उससे जूझ रहे हैं, जो कि समय के साथ रेडिएशन खत्म होने के 4 से 6 के हफ्ते के बाद धीरे धीरे हील हो जाते हैं। जी। एक दूसरा कारण जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक अच्छे ऑपरेशन और रेडिएशन के बावजूद हो सकता है कि इनका कैंसर वापस आया हो। तो मेरा सुझाव इनको यही रहेगा कि आप तुरंत अपने डॉक्टर, जिन्होंने आपका अभी तक इलाज किया है, चाहे वो आपके सर्जन हो या रेडिएशन थेरेपिस्ट हो, एक बार आप जाके उनके पास एक फिजिकल जांच कराएं। हम लोग इस तरीके के पेशेंट में जांच, एक फिजिकल जांच और अगर ज़रूरत हो तो जीभ का सीटी स्कैन, या मतलब मुंह और गले का सीटी स्कैन या एमआरआई करा के हम एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि ये वाकई रेडिएशन का ही साइड इफ़ेक्ट है या ये एक वापस कैंसर आने का लक्षण है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ी है सर। जी। हेलो, बताएं गीता जी, क्या सवाल है आपका? हाँ तो मैडम, मुझे ना पिछले 2 महीने से बगल के अंदर छोटा सा गांठ जैसा लग रहा है जी, और उधर पेन भी होता है और पीरियड्स होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा थोड़ा डर जैसा लग रहा है कि क्या वो कैंसर का गांठ तो नहीं है ना करके। जी, आपने कोई टेस्ट अभी तक कराया है? नहीं, मैंने नहीं करे, पिछले 2 महीने से है। और अभी क्या, शुरू में अभी मेरी एक सिस्टर इन लॉ को भी एक प्रॉब्लम हुआ है, उसको चेस्ट का है, तो और ये मेरे को प्रॉब्लम हुआ है। तो मुझे थोड़ा डर जैसा लग रहा है कि क्या वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना करके, और थोड़ा गांठ जैसा भी लग रहा है। और फिर अपने आप वो गांठ चली जाती है। पिछले 2 महीने से पीरियड्स के पहले ये होता है, कभी न कभी जलन भी होती है, दर्द भी होता है, ऐसा है। जी, क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इनको बगल में एक गांठ महसूस हो रही है जिसमें दर्द होता है और इसका एक रिलेशन है इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ज़्यादातर लेडीज़ जो कि मेंस्ट्रुएटिंग है, प्री मेनोपॉजल हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार पीरियड्स के, खासतौर से पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट में नोडुलरिटी आ सकती है जिसमें पेन भी हो सकता है। इसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं साइक्लिकल मेस्टैल्जिया। साइकिल्स के साथ, एक साइकिल के साथ ब्रेस्ट में पेन और कभी कभी नोडुलरिटी। इस कंडीशन की एक खास बात यह है कि इसका रिलेशन पीरियड्स के साथ है। पीरियड्स के जस्ट पहले पेन शुरू होता है ज़्यादातर लोगों पे, और पीरियड्स खत्म होने के बाद ये पेन अपने आप रिजॉल्व कर जाता है। जी। नोडुलरिटी भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करती है। ये नोडुलरिटी खास तौर से दोनों ही तरफ, दोनों स्तनों में या दोनों आर्मपिट्स में महसूस की जाती है।
मेरे दिमाग में जो सुझाव इनके लिए आ रहा है कि अपने डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार अपने ब्रेस्ट की जांच करवाएं, एक्जिला की जांच कराएं। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, उन महिलाओं में हमारे पास एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम बायलैटरल मैमोग्राम कहते हैं। ये एक तरीके से दोनों स्तनों का एक्सरे होता है, जो कि 40 के ऊपर की महिलाओं में अगर साल में एक बार हम कर पाएं तो इससे हम ऐसी ही गांठ, खासतौर से कैंसर की गांठों का हम बहुत जल्दी पता लगा पाते हैं जी। तो इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासतौर से क्योंकि ये पिछले 2 महीने से ही इन्होंने नोट किया है। डॉक्टर के पास जांच करवाएं। डॉक्टर को अगर ये लगता है कि ये कुछ ऐसी गांठ है जो कि साइक्लिकल मेस्टेल्जिया के ही डायग्नोसिस में फिट कर रही हैं, तो आगे कुछ ज़्यादा जांचों की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर डॉक्टर को ये महसूस होता है कि कुछ ऐसी गांठ है जो दोनों ही तरफ के स्तनों में ना होके एक तरफ के स्तन में ही है, या कुछ बड़ी गांठ है, या इस तरीके के लक्षण उस गांठ में है जो कि कैंसर की तरफ इशारा कर सकते हैं, या दूसरी कोई बिनाइन कंडीशन के तरफ इशारा कर सकते हैं जिसमें फाइब्रोएडिनोमा भी है, तो कई बार डॉक्टर इसमें एक सुई की जांच का एडवाइस करते हैं जिसको हम FNAC कराते हैं। तो चलिए डॉक्टर, आपसे मैं डिस्कशन कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, अभी हमारे शो पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही शेयर कर सकते हैं। तो देखते रहिए हेल्थ लाइव। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ लाइव में लंग कैंसर पर। अगर आपका कोई भी सवाल है लंग कैंसर से रिलेटेड तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अभी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर आर्य, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। हेलो हेलो, बताएं निहाल जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब से कि मेरे फादर इन लॉ हैं जिनके 4 स्टेज कैंसर बताया लंग्स के अंदर, जिसकी सिटी स्कैन, सिटी गाइड और FNC करवा दी गई है, बट उनके अलावा उनमें डाउनफॉल जो आया है अभी 4 महीने पहले ही ठीक थे और 4 महीने बाद उनके अंदर डाउनफॉल आ गया। उसके अंदर कीमोथेरेपी या किसी प्रकार की अगर कुछ करवाते हैं तो बेसिकली कोई फायदा है या नहीं है, कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है 4 स्टेज के अंदर? लाइफ डॉक्टरों ने जो बताई तो वो एक साल के करीब लाइफ बताई थी उनकी, उसके बावजूद भी उनमें डाउनफॉल आ गया। अभी मई में उनकी जांच करवाई थी अप्रोक्सीमेटली 4 महीने पहले, लेकिन 17 महीने पहले उनकी जो ग्लैंड थी वो छोटी थी। जी, क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर? जी, मैं 2-3 पॉइंट इस केस से निकाल के बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जैसे इन्होंने बताया कि 17 महीने पहले एक ग्लैंड थी जो कि छोटी थी और मई के महीने में डायग्नोसिस हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई एक सिम्टम था जो करीब साल भर से, शायद साल भर इग्नोर किया गया, साल भर ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद इस वर्ष के मई में डायग्नोसिस हुआ। तो मैं अपने सभी ऑडियंस को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई सिम्टम हो, खासतौर से उन लोगों में जो हैवी स्मोकर्स हैं, जो काफ़ी स्मोक करते हैं, तो इस सिम्टम को नज़रअंदाज ना करिए। चाहे ये सिम्टम कोई गले में नई गांठ हो, कोई नई खांसी हो, आवाज़ में बदलाव हो, सांस में दिक्कत हो, छाती में दर्द हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत अपनी डॉक्टरी जांच कराएं और कोई भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। दूसरा सवाल चौथे स्टेज के लंग कैंसर के बारे में था। चौथे स्टेज का लंग कैंसर क्योरेबल नहीं हो पाता है ज़्यादातर केसेस में। हालांकि हम मरीजों को अब आजकल के साइंटिफिक एडवांसेस की वजह से कुछ बहुत अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी लंबी रहे और कम से कम तकलीफ के साथ गुजरे। लंग कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। लंग कैंसर बहुत अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं, इसके अलग अलग सब टाइप्स हैं, और इन सब टाइप्स का जो इलाज है वो हर सब टाइप के हिसाब से बदलता है जी। एक खास जो विज्ञान में एक तरक्की हुई है वो है टारगेटेड थेरेपी। कुछ लंग कैंसर्स ऐसे हैं जिनका मूलभूत जो कारण है, जो जेनेटिक डिफेक्ट है, उसको हम पकड़ पाए हैं और उनके अगेंस्ट हम दवाइयाँ डेवलप कर पाए हैं। तो बायोप्सी जब होती है तो हम लंग कैंसर के सब टाइप को चेक करते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं पता लगाने की कि क्या ये मरीज उस टारगेटेड थेरेपी के लिए उपयुक्त मरीज हैं कि नहीं जी। और अगर ये टारगेटेड थेरेपी के लिए उपयुक्त मरीज होते हैं
तो हम ये टारगेटेड थेरेपी शुरू करते हैं, और अगर उपयुक्तता ना हो तो हम इन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी शुरू करते हैं जी। ज़्यादातर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी लेने के करीब 1 से 1.5 महीने बाद इनके सिम्टम्स में कमी आती है। ये अपने शरीर के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, भूख ज़्यादा लगती है, फिजिकल एक्टिविटी, स्टैमिना बढ़ जाता है, और कंप्लीट थेरेपी लेने के बाद इनकी लाइफ का सर्वाइवल और ड्यूरेशन भी बढ़ता है। तो मैं इनको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आपके डॉक्टर ने आपकी बायोप्सी चेक करने के बाद आपको कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी सजेस्ट की है, आप कृपया इस एडवाइस को फॉलो करें, ट्रीटमेंट शुरू करें, और आप पाएंगे कि ट्रीटमेंट के साथ इनकी जो फिजिकल कंडीशन, जो खासतौर से आप कह रहे हैं पिछले 3 से 4 महीने से ज़्यादा डाउन हो रही है, उसमें रिवर्सल आएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इसी के साथ एक और कॉलर दिल्ली से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं रोहतास जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, मेरा रोहतास नाम है, मैं अपने दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को ना एक बार डॉक्टर ने ये बतलाया था, मैंने बताया कि मेरे को जब कोल्ड होता है तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो मुझे अस्थमा की दवाई भी दी थी और पंप भी दिया था, लेकिन मैं जब कोल्ड ठीक होने के बाद में मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी। और अगर मैं अपना श्वास भी अगर रोकना चाहूँ तो 1 मिनट तक मैं रोक सकता हूँ जी। तो क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम है? जी, क्या ये कैंसर का कोई सिम्टम हो सकता है? रोहतास जी, प्रॉब्लम तो है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं सीजनल अस्थमा। आपको कुछ एक पदार्थों से ऐसा लगता है एलर्जी है, जिस वजह से एक पर्टिकुलर सीज़न में, जैसे कि आप बता रहे हैं कोल्ड सीज़न में, आपको सांस की दिक्कत होती है, जो कि आप सही उपचार के बाद, खासतौर से इनहेलर्स जैसा कि आपने बताया, वो लेते हैं और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक व्यक्ति को कैंसर के रिस्क को बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। बट हाँ, अस्थमा तो है जिसके लिए आपको हर कोल्ड के सीजन में आपको दवाइयाँ तो लेती रहनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ रिस्क फैक्टर की बात आई है तो आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी कि कैसे पर्टिकुलर कौन से लोग होते हैं या किस एरिया में लंग कैंसर के ज़्यादा प्रोन चांसेस मिलते हैं? देखिए, क्योंकि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज रहा है लंग कैंसर के लिए, तो लंग कैंसर का जो पैटर्न है हमारे देश में वो स्मोकिंग के पैटर्न को फॉलो करता है जी। अनुमान ये है कि हमारे देश में पुरुषों में करीब 20 से 30% पुरुष किसी ना किसी तरीके से स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे वो हुक्का हो, बीड़ी हो या फिर सिगरेट स्मोक हो। उसी तरह अगर आप साधारण तंबाकू को देखें, जो स्मोकलेस टोबैको हम कहते हैं, जिसमें कि जर्दा, खैनी वगैरह आता है, तो करीब 20 से 30% पुरुष उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुरुषों की पॉपुलेशन में करीब 40 से 45% लोग किसी ना किसी तरीके से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहां महिलाओं में बात करें तो कल्चरल वैल्यूज की वजह से कुछ महिलाओं में हमारे यहाँ स्मोकिंग कम है, और स्मोकिंग का इंसिडेंस जो है 5 से 15% ही है जी। और अगर आप देखेंगे तो जो लोग थोड़े से पुअर सोशल बैकग्राउंड की तरफ से आते हैं, उनमें स्मोकिंग और टोबैको कंजम्पशन ज़्यादा है जी। और उसी तरीके से ये बीमारी भी उसी तरह के लोगों में ज़्यादा इंसिडेंस कर रही है। हालांकि बहुत आंकड़े हमारे पास इस बारे में नहीं है जी। जो दूसरे कॉजेज हैं लंग कैंसर के, वो एक है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। तो जो लोग स्मोक नहीं करते हैं खुद, पर उन लोगों के समीप रहते हैं जो कि स्मोकर हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे उनके हस्बैंड हो या उनके वर्क प्लेस में उनके कुलीग स्मोक कर रहे हैं, देखा गया है कि इनके कोलीग्स या फैमिली मेंबर्स की स्मोकिंग की वजह से इनका खुद का कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। और ये बहुत ही बुरी बात है कि मान लीजिए आप बस में चल रहे हैं और आपका एक दोस्त है जो रोज स्मोक करता है, उस वजह से आपका कैंसर का रिस्क करीब 30 से 50% बढ़ जाए। तो सेकेंड हैंड स्मोक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है। जो अन्य कारण है लंग कैंसर के, उसमें कुछ जेनेटिक कॉज, दूसरे कॉज एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक रेडिएशन थेरेपी, कुछ हद तक एयर पोल्यूशन, हालांकि आंकड़े हमारे पास पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है जी। इस तरीके के केसेस भी लंग कैंसर को बढ़ावा करते हैं, पर 85 से 90% केसेस कहीं ना कहीं स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो चाहे एक्टिव स्मोकर हो या फिर पैसिव स्मोकर हो, दोनों ही कंडीशन में लंग कैंसर के चांसेस रह सकते हैं। इन द लास्ट, इन शॉर्ट आपसे जानना चाहूंगी कि स्मोकिंग ऐसी प्रॉब्लम है, उससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं जो भी स्मोकर, कैसे उसको क्विट कर सकते हैं? देखिए, हम एज कैंसर स्पेशलिस्ट
जब हमारे पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जिसका हमें ऐसा लगता है कि जो कैंसर है वो स्मोकिंग से रिलेटेड है जी, तो मेरे सेंटर जैसे कि इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी सेंटर, फोर्टिस हॉस्पिटल या अन्य ऐसे सेंटर, हम लोग प्रतिबद्ध हैं जी, उस पेशेंट को उस समय समझाने के लिए कि आप ऑलरेडी एक ऐसे कैंसर से ग्रस्त हैं जो कि स्मोकिंग से या टोबैको से रिलेटेड हैं, और हमें उन्हें बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि वो अब स्मोकिंग और टोबैको को छोड़ दें, उन्हें गाइडेंस देते हैं और ये गाइडेंस बार बार दी जाती है जिससे कि उनका चांस कम हो जाए। रही बात उन लोगों की जो कि अभी भी इस बीमारी से, कैंसर या स्मोकिंग रिलेटेड बीमारी से ग्रस्त नहीं है, तो मैं अपने श्रोताओं को यही एडवाइस करता हूँ कि कुछ एक स्टेप्स हैं बहुत ज़रूरी हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए। नंबर पहला एक स्टेप ये है कि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड करना है कि आपको स्मोकिंग स्टॉप करनी है, तो स्टॉप स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जी। उसके बाद आपने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के सभी लोगों को ये बताना है कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अब आगे से स्मोक नहीं करूंगा, जिससे कि वो आपकी मदद कर सके। हो सके तो आपको स्मोकिंग या स्मोकिंग रिलेटेड एनवायरमेंटल क्यूज से दूर रखें, और अगर वो खुद स्मोक करते हैं तो आपके सामने स्मोक ना करें। तीसरा जो सुझाव ये है कि ज्यादातर लोग जो स्मोकिंग का डिसीजन लेते हैं उनको स्मोकिंग छोड़ने में एक दिक्कत आती है, तो आपको ये एंटिसिपेट करके चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपको दिक्कत होगी, ये स्मूथली नहीं होगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको इस वजह से हताश नहीं होना चाहिए। जी चलिए डॉक्टर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी है हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। तो दर्शकों, हेल्थ लाइव में आज के लिए बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी।